नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रत्यय। इससे पहले वाली कक्षा में हमने उपसर्ग पढ़ा था। आपको पता है, शब्द रचना के व्युत्पत्ति के आधार पर तीन भेद हैं। पहला उपसर्ग जो हमने पढ़ लिया, आज हम दूसरा जो भेद है प्रत्यय उसको पढ़ेंगे। इससे अगली कक्षा में तीसरा एवं अंतिम जो भेद है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द रचना का, समास, वो पढ़ेंगे। आज के जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें हिंदी के जो प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, कृत और कृदंत में क्या अंतर होता है, तद्धित और तद्धितांत में क्या अंतर होता है, ये सब कुछ हम विस्तार से आज जानेंगे। जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, मैं उनको बता दूं, एनटीए यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम की जो पहली इकाई है, टारगेट 11 की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें अब हम पहुंच गए हैं शब्द रचना के महत्वपूर्ण विषय प्रत्यय पर। इससे पहले की जितनी भी वीडियोज हैं, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहले की जो भी वीडियोज हैं वो आपको मिल जाएंगी। आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा फिर से कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ। अगर साथ साथ नोट करना चाहते हो तो आप नोटबुक और पेन का सहारा ले सकते हो, किंतु बताना चाहता हूँ इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल डॉक्टर कुलदीप बारडा के नाम से है, उसको भी आप अवश्य ज्वाइन कर ले। आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा विषय प्रत्यय। शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन, ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, एक बार फिर से आप इसको देख लो। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के सार्थक समूह से ही शब्द बनते हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। मूलतः वैसे देखा जाए तो शब्द के दो ही भेद माने जाते हैं, रूढ़ और यौगिक, क्योंकि योगरूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है और रचना की दृष्टि से यौगिक और योगरूढ़ एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। रूढ़ के हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, अतः रचना में केवल आपके यौगिक रह जाते हैं जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। यौगिक शब्द रचना तीन प्रकार से होती है, एक उपसर्ग से, दूसरा प्रत्यय से और तीसरा समास से। उपसर्ग हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया, अब हम प्रत्यय को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि जो प्रत्यय शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बनता है। प्रत्यय शब्द को आप तोड़ के देखोगे तो उसमें एक प्रति है और दूसरा अय है। प्रति का अर्थ होता है पीछे, याद रखना है, जो प्रति है उसका अर्थ पीछे होता है, साथ में भी होता है। इसके अलावा अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार से प्रत्यय का अर्थ हुआ पीछे चलने वाला। अब आपको समझ में आ गया होगा, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लग करके उसमें विकार पैदा कर दें, उसको विशेष बना दे, वही प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही अविकारी होते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द में ये जुड़ करके उसमें विकार उत्पन्न कर देते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे घबराहट, इसमें घबरा शब्द के अंत में आहट जुड़ने से शब्द में विशेषता आ गई है, अतः यहाँ आहट जो आपको शब्दांश नजर आ रहा है यही आपका प्रत्यय है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे घबरा इसका मूल शब्द है, आहट इसमें शब्दांश जुड़ गया, इसी शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं और इसमें आहट जुड़ने से एक विशेष प्रकार का शब्द बन गया घबराहट। अगला पॉइंट देखो,
प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जो मैं अभी बात बता रहा था आपको, ये वहीं लिखा हुआ है। प्रत्यय और उपसर्ग का अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता। ध्यान रखना है, हिंदी में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। पहला आपका कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, लेकिन कुछ विद्वान इनके अलावा भी प्रत्यय मानते हैं। वो हम अगली कक्षा में फिर कभी बात करेंगे। आज हम सिर्फ उन प्रत्ययों पर जिक्र कर रहे हो ज्यादातर जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में जो प्रत्यय आते हैं उनको हम उदाहरण सहित अब समझने वाले हैं। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, जैसे ही परीक्षा नजदीक आती है सीधे उनके उदाहरण उठाते हैं, उन पे रट्टे लगा के चले जाते हैं, कुछ दिन बाद उनको भूल जाते हैं। लेकिन जब तक आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय क्या है, कृदंत क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है, तद्धितांत क्या है, तो आपको रट्टे लगाने से कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। आपको उसकी तह तक जाना पड़ेगा, मूल या जड़ तक जाना पड़ेगा, तभी आपको लंबे समय तक प्रत्यय याद रह सकते हैं। तो शुरुआत हम यहाँ पे हिंदी का पहला जो कृत प्रत्यय है उसी से करते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो क्रियाएं होती हैं जैसे खाना पीना उठना बैठना, ये सारी क्रियाएं होती हैं और इनके साथ में जो भी प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हीं को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। अर्थात एक जैसे मान के चलो मूल शब्द होता है, ठीक है, उसके बाद में हमने कृत प्रत्यय जोड़ लिया। मूल शब्द और कृत प्रत्यय जुड़ने के बाद में जो नया आपका शब्द बन के आता है उसी को कृदंत कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे यहां पे लिख आपका मूल शब्द है, आवट आपका प्रत्यय है। मूल शब्द और प्रत्यय दोनों जुड़ गए, क्या बन गया? लिखावट, एक नया शब्द बन गया। और यही आपका लिखावट जो है ये कृदंत कहलाता है। आवट आपका क्या था? कृत प्रत्यय था। तो यहां आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो आगे देखो अभी तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु को छोड़ करके, आपको बस एक ही बात यहां ध्यान रखनी है, एक तो क्रिया, एक क्रिया के दूसरे जो भी बच गए जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण अवयव, ठीक है। तो यहां आपको यही ध्यान रखना है, क्रिया के साथ में जो भी शब्दांश जुड़ते हैं उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है और संज्ञा सर्वनाम विशेषण या फिर अव्यय इनके साथ में जो भी शब्दांश जुड़ते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु को छोड़ करके अन्य शब्दों जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण या फिर अव्यय जो भी आप कह सकते हो अविकारी शब्द होते हैं उनमें जुड़ते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द ही तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कृत प्रत्यय को, उससे कृदंत प्रत्यय कैसे बना था, उसी प्रकार से जो तद्धित प्रत्यय होता है उससे तद्धितांत कैसे बनते हैं वो समझ लो। जैसे यहाँ पे मूल शब्द है देवर, इसमें जो आनी है ये आपका तद्धित प्रत्यय है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। और इन दोनों से मिलकर के, देवर और आनी दोनों से मिलकर के नया शब्द बन गया है देवरानी। यही देवरानी तद्धितांत प्रत्यय या फिर तद्धितांत शब्द कहलाता है। यहां आपको जो भी डाउट संदेह शक था वो सारा क्लियर हो गया होगा कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं और उनसे कृदंत कैसे बनते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, उनसे तद्धितांत कैसे बनते हैं। इस प्रकार कृत और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर सिर्फ यही है, कृत प्रत्यय धातुओं में लगने से बनते हैं और तद्धित प्रत्यय धातुओं के अलावा संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या फिर अव्यय हो। ठीक है, धातु आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने बताया था जैसे खाना पीना सोना बैठना उठना घबराना, ये सारी की सारी क्या होती है? धातुएं होती हैं। इनके अलावा जो कुछ भी बचता है, किसी का भी नाम हो, कोई भी आप कह सकते हो विशेषण हो, कोई भी सर्वनाम हो, कोई भी अव्यय हो, तो इन सब को आप तद्धित प्रत्यय कहोगे।
साथ साथ जो कुछ समानताएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, उन पर भी हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दोनों परतों में समानता यह है कि दोनों प्रकार के जो प्रत्यय हैं, कौन कौन से हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उनसे बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। जो कृदंत होते हैं, जो तदितांत होते हैं, वो या तो संज्ञा होंगे या विशेषण होंगे। सिर्फ आपको यही नजर आएंगे, तद्धितांत और कृदंत। ठीक है। हिंदी के प्राय सभी कृत व तद्धित प्रत्यय संस्कृत के कृत एवं तद्धित प्रत्ययों से ही विकसित हुए हैं। संस्कृत में जो प्रत्यय हैं, उन्हीं से हिंदी में कृत और तद्धित प्रत्ययों का विकास हुआ है। कृत प्रत्यय, इनके जो भेद होते हैं, वैसे देखा जाए तो परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जाते। परीक्षा में क्या होगा, सीधा कोई ना कोई उदाहरण उठा के दे दिया जाएगा, उसमें प्रत्यय पूछ लिया जाएगा। ठीक है। या फिर कोई शब्द ऐसा होगा, इसमें ये प्रत्यय जोड़ो, फिर नया शब्द क्या बनता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कृत प्रत्यय कौन कौन से हो सकता है। जैसे आप नेट की परीक्षा दे रहे हो, कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, ज़्यादा गहराई से भी प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए हमारा मुख्य मकसद यही होना चाहिए, कोई भी प्रश्न पीछे ना छूटे, हम गहराई तक जाएंगे, तह तक जाकर ही सभी जितने भी आपके विषय है उनका निचोड़ निकालेंगे। पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा कर्णवाचक कृत प्रत्यय, चौथा भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा एवं अंतिम है क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। यहां आपको 5 जो कृत प्रत्यय के भेद दिखाई दे रहे हैं, इनमें अंदर कैसे क्या हमें पता चलेगा। जो कर्ता का बोध कराए वही क्या होगा, कृतवाचक कृत प्रत्यय होगा। क्योंकि जैसे कोई भी शब्द है, उसके साथ में प्रत्यय जुड़ गया, उसके बाद में जो नया शब्द बनता है, इसको हम कृदंत कहते हैं। वो क्या होगा, उसमें आपको कर्ता नजर आएगा, क्योंकि वो कर्ता का बोध करवा रहा है, इसलिए कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से कर्मवाचक, कर्मवाचक में जो भी प्रत्यय लगने के बाद में कृदंत प्रत्यय होगा, वो कर्म का बोध करवाएगा। उसके बाद में कर्ण का, ठीक है, उसके बाद में भाव का, और क्रियाद्योतक में क्रिया का। इस प्रकार से आप ये पांचों समझ सकते हैं। इनके एक एक उदाहरण मैंने आगे दिए हैं, उनको भी आप समझ लो। अब हम कर्तृवाचक, कर्मवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक और क्रियाद्योतक वाचक के जो उदाहरण हैं एक एक के, उनको देखते हैं। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है ये प्रत्यय अक, और इससे जो भी शब्द बनते हैं जिनको हम कृदंत कहते हैं, उनमें लेखक है, पाठक है, गायक है और नायक है। आपको यहाँ पे लेखक, पाठक, गायक, नायक दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ कर्ता है। क्योंकि जैसे ही प्रत्यय लगने के बाद में नया शब्द बनता है, उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि इसमें कर्ता का बोध हो रहा है, तो ये कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अगला है ना। ये उदाहरण है कर्मवाचक का। इसमें क्या होता है कि जो कर्ता है वो क्या कार्य कर रहा है। आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस प्रकार से। तो जो कर्ता है, जैसे लेखक है, कर क्या रहा है, लिख रहा है, लिखना हो जाएगा। पाठक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ना। यानी कि उसका कार्य क्या है, वो कर क्या रहा है, तो आपका क्या होगा, सोना, खाना, पीना, पढ़ना। इन सब में ना प्रत्यय लगा हुआ है। ये आपको सोना नजर आ रहा है, ये सोना जो धातु है ना, सोना चांदी, उसकी हम बात नहीं कर रहे, ये हम सोने की बात कर रहे हैं। जैसे हम रात को सोते हैं, तो यहाँ क्या है, सो आपका मूल शब्द था, ना इसमें प्रत्यय लग गया, सोना बन गया। खा आपका मूल शब्द था, ना प्रत्यय लग गया, खाना। इसी प्रकार से पीना और पढ़ना। अगला उदाहरण है कर्ण वाचक कृत प्रत्यय का। तो ये है आ आपका प्रत्यय जो नजर आ रहा है, इसमें जैसे भूल मूल शब्द है, आ प्रत्यय लगा दिया, भूला। भटका, इसमें कौन सा है, भटक में आ प्रत्यय लगाते ही भटका बन गया। तो झूल में आ प्रत्यय झूला बन गया। ये कर्णवाचक के उदाहरण हैं, क्योंकि जो कर्णवाचक होता है, कर्ण को साधन भी कहते हैं। ठीक है, कि साधन क्या है, साधन का बोध कराए, कर्ण का बोध कराए, वो कर्णवाचक कृत प्रत्यय होते हैं। उससे अगला है
भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक की हम बात करेंगे तो जैसे लेखन, गमन, पठन, मनन। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इनमें आप जो मूल शब्द निकालोगे वो जैसे इस प्रकार से निकलेंगे आपके। लेख है, इसमें आपको हलचीन लगाना पड़ेगा, तभी लेख धन अन बनेगा लेखन। इसी प्रकार से गम, पठ और मन। आपने संस्कृत में धातुएं देखी होंगी तो वहां पे इसी प्रकार से होता है, जैसे पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठत। तो अगला देखो आप, अंतिम जो है क्रियाद्योतक। इसमें क्या है, जो भी शब्द बन के तैयार होगा उसमें हमें क्रिया का बोध होगा। जैसे डूब मूल शब्द में ता आपका प्रत्यय लग गया तो डूबता हो गया। क्या बोध करवा रहा है, ये तो क्रिया का ही बोध करवा रहा है। चलता, चल में ता लग गया। फिरता, फिर में ता लग गया। बहता, बह में ता लग गया। तो इस प्रकार से ये 5 उदाहरण आपके कृत प्रत्यय के थे। और अगला हम देखते हैं अभी तद्धित प्रत्यय के इसी प्रकार से उदाहरण कौन कौन से हैं और तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं वो भी देखने हैं। जैसे हमने कृत प्रत्यय के भेद देखे हैं उसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय के भी 8 भेद यहाँ पे दिखाए गए हैं। उनमें कर्तृवाचक जो हमने पहले भी पढ़ा था, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय जो कर्ता के आधार पे बोध हो। उसके बाद में भाववाचक भी था, उसमें कुछ अन्य भी यहाँ पे जोड़ गए हैं। जैसे कारकों की हम बात करें तो संबंध, संबंध बताने वाले का बोध हो। गुणवाचक, गुण बताए कैसा है, जैसे काला, पीला, सोना, ये जो गुण होते हैं। उसी प्रकार से गणनावाचक, यहाँ हम संख्या की बात करेंगे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। इस प्रकार से स्थानवाचक, किसी स्थान का बोध करवाए, जैसे कलकत्ता है, जयपुर है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, जर्मनी है। इस प्रकार से अगला है ऊनवाचक और उससे अगला है सादृश्यवाचक। जिन शब्दों में लघुता, प्रियता, हीनता, इन सब का हमें बोध होता है वो ऊनवाचक होते हैं। और जिनमें समानता का बोध होता है वो सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब हम इनके भी एक एक उदाहरण देखते हैं। उसके बाद में हम कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे जिनसे प्रत्यय जुड़ने के बाद में जो भी नए शब्द बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। यहाँ तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो हमने ऊपर 8 भेद किए हैं, उन्हीं के एक एक उदाहरण यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कार जो आपका प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, इससे जो भी नए शब्द बनते हैं, जैसे कार हमने चित्र में लगा दिया, चित्र मूल शब्द है, कार प्रत्यय जुड़ गया, चित्रकार हो गया, कलाकार हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे और भी शब्द बनते हैं। आपको जितने भी इस प्रकार से शब्द याद आते जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिख जाना कि कार से हम इतने और नए शब्द बना सकते हैं। इसके अलावा आ, आल, ला, ये जितने भी प्रत्यय आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी शब्द आप बना सकते हो, आप सबका कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। अगला देखो, आ जो प्रत्यय है इसमें जैसे बुलावा। कई बार लोग सोचेंगे कि बुलावा में तो आवा प्रत्यय है, लेकिन बुल, बुल कोई शब्द थोड़ी है। क्योंकि आपको ये देखना है, उपसर्ग या प्रत्यय जब भी हम जोड़ते हैं तो जो उपसर्ग या प्रत्यय के को छोड़ करके बाकी शेष जो शब्द बचता है उसका अर्थ निकलना जरूरी होता है। इस प्रकार से यहां आपको नजर आ रहा है बुलाओ, यानी कि बुलाओ प्लस आ, बुलावा। ठीक है, तो इस प्रकार से आ प्रत्यय जुड़ेगा बुलावा में। आल, जैसे ये संबंध बता रहा है, ये संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय है। ससुराल, यानी कि ससुर का घर। तो यहां आपको आल प्रत्यय नजर आ गया। उसके बाद में ला, ये क्या है, ये है आपका गणनावाचक। गणनावाचक की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार के आपके ये सारे प्रत्यय आएंगे। अगला है वान, ये है गुणवाचक। गुणवाचक में जैसे गुणवान, ठीक है, कोई भी गुण किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो वहां आपको इस प्रकार से प्रत्यय मिल जाएंगे। अगला है ई प्रत्यय, ये है आपका स्थानवाचक। जैसे जर्मन मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगा दिया तो जर्मनी बन गया। इसी प्रकार से इया, ये है आपका ऊनवाचक। इया, जैसे खाट में इया आपने प्रत्यय जोड़ दिया तो खटिया बन गया। अंतिम आपका है हरा प्रत्यय,
ये है सादृश्य। तो सादृश्यवाचक में हरा आपने जोड़ दिया जैसे सुन के साथ, तो क्या बन गया? सुनहरा। तो अब हम अंत में कुछ अन्य जो उदाहरण हैं उनको भी देख लेते हैं। अन्य उदाहरण में हमने सबसे पहले मूल शब्द रख दिए हैं, उसके पश्चात प्रत्यय हैं, उसके पश्चात उदाहरण हैं, जो भी आपके नए नए शब्द बनते जा रहे हैं। ये देखो, सबसे पहले घूम, पी और भूल, ये मूल शब्द हैं। इनमें प्रत्यय लगा दिया हमने अक्कड़। अक्कड़ जो कृत प्रत्यय है वो लगने के बाद में जो कृदंत बनते हैं, जो नए शब्द बनते हैं, वो किस प्रकार से होंगे? जैसे अक्कड़ घूम में लग गया तो घुमक्कड़, पी में लग गया पियक्कड़, भुलक्कड़। इस प्रकार से आप बहुत सारे बना सकते हो। अगला है मूल शब्द है लिख, थक, सजा, रोक। इनमें आवट प्रत्यय लग गया तो लिखावट हो गया, थकावट हो गया, सजावट हो गया, रुकावट हो गया। इससे अगला है मूल शब्दों में प्यास, प्यार, बेटी, बाबू, भूख। इनमें आ प्रत्यय लगने के बाद में प्यास से प्यासा बन गया, प्यार से प्यारा बन गया। यहाँ आपको नजर आ रहा है बेटी से बेटिया नहीं बना, बिटिया बना है। इसके कुछ तर्क हैं, वो हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है वो भी। उसमें जैसे आप देखोगे इक प्रत्यय जुड़ने से पहले वाला जो वर्ण होता है उसमें आ की मात्रा जुड़ जाती है, कभी एक ए की मात्रा जुड़ जाती है, कभी औ की मात्रा जुड़ जाती है। इस प्रकार से थोड़ा सा लंबा विषय है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ एक बार समझ लो, भूख से भूखा, बाबू से बबुआ। ठीक है, जो हम सोना बाबू की बात करते हैं ये वही बबुआ है। आगे देखो, जहर, पत्थर, सुर, रेत, फुर्ती। इनमें प्रत्यय लगा दिए गए हैं ईला। ईला प्रत्यय लगने के बाद में जहर से जहरीला बन गया, पत्थर से पथरीला बन गया, उसका तय हट गया। ध्यान रखना है यहाँ पे पथरीला, ये जो लॉजिक है मैं आपको बताऊंगा। सुर से ईला जोड़ने के बाद में सुरीला बनता है, रेत से रेतीला, फुर्ती से फुर्तीला। ठीक है, अगला है अच्छा और मीठा मूल शब्द है। यहाँ आई प्रत्यय लग गया, अच्छाई हो गया, मिठाई हो गया। ठीक है, अगला है घर। घर में एलू प्रत्यय, क्योंकि हिंदी में आपको इसी प्रकार से प्रत्यय नजर आएंगे। ये जो एलू है, आवट है, इला है, इन है, इन सब का खुद का कोई भी अर्थ नहीं होता, लेकिन जैसे ही किसी भी शब्द के साथ जुड़ते हैं उनमें विशेषता ला देते हैं, उनमें विकार उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ देखो, घर में एलू जोड़ दिया तो घरेलू हो गया। माली और जोगी, माली में इन प्रत्यय लगा दिया, मालिन बन गया, और जोगी में इन प्रत्यय लगा दिया तो जोगीन बन गया। तो इस प्रकार से आज आपको प्रत्यय के बारे में थोड़ा जो गहराई की बात थी वो समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रत्यय है, उपसर्ग है, बाकी पीछे की जितनी भी कक्षाएं हुई हैं उन सभी कक्षाओं के लिए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उसमें देख लेना कि ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण के माध्यम से, हो सकता है काफ़ी बार आपको अपवाद नजर आएंगे, उनका किस प्रकार से समाधान है वो भी मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।